हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने क्या मौर्य काल हमारा स्टार्ट हो गए थे और हमने 2-3 लेक्चर हमारे मौर्य काल के ऊपर कर लिए थे। हमने क्या जिसमें हमने क्या मौर्य काल की जानकारी के स्रोत थोड़ा रिवीजन देख लेते, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। तो हमने जानकारी के स्रोत पढ़ लिए है ना, जानकारी के स्रोत देख लिए हमने। और उसके बाद हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लिया है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लिया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो हमने देख ली, जो कि राजनीति पर आधारित है। किस पे? राजनीति पर आधारित प्रथम पुस्तक है ना, जिसमें हमने राजा के सप्तम सिद्धांत के बारे में भी देखा, जो कि डायरेक्टली आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं 6 मार्क्स में। और हमने मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उसके बारे में भी पढ़ लिया है ना। इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, है ना। और इसमें जो मेगास्थनीज ने 7 जातियों का वर्णन किया है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद हमने क्या इसके सामाजिक जीवन के बारे में भी देख लिया कि मौर्य काल में सामाजिक जीवन कैसा था ना, स्त्रियों की दशा कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, है ना। इसका आर्थिक जीवन भी देख लिया, जिसमें हमने इसके कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधे ये सब देख लिया ना। राजनीति पर भी प्रकाश डाल दिया, जैसे प्रशासन के बारे में कि केंद्रीय प्रशासन क्या था, है ना, प्रांतीय प्रशासन क्या था। उसके बाद हमने क्या इसके धार्मिक जीवन के बारे में देख लिया कि किन किन वैदिक धर्म का क्या स्थान था ना, बौद्ध धर्म का क्या स्थान था, जैन का क्या था, ये सब हमने चीज़ें देख ली थी ना। इसके हमने कला के बारे में भी देख लिया था, जिसमें हमने स्तूप के बारे में देख लिया था, राजप्रसाद के बारे में देख लिया था कि भवनों का निर्माण कैसे हुआ था, है ना। इसके बाद हमने गुफाएं देख ली थी, है ना, मूर्ति कला का कैसा उद्भव हुआ था ना मौर्य काल में, ये सब हमने देख लिया था। और भी क्या हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ लिया था ना। उसके बाद हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था, और कुछ हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अशोक के बारे में भी पढ़ लिया था ना। और अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में भी हमने इन डिटेल थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया था कि कलिंग युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ है ना, इसका कारण क्या है ना कलिंग युद्ध का, और परिणाम क्या हुआ है ना, अंत में किसकी विजय हुई, तो अशोक की विजय हुई। उसके बाद अशोक ने क्या युद्ध करना बंद कर दिया, अशोक द्वारा युद्ध करना क्या बंद कर दिया गया, और क्या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया, किसका? बौद्ध धर्म। उसके बाद ही अशोक के द्वारा क्या अशोक के क्या कुछ अभिलेख है, ये अशोक के द्वारा ही प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है ना। इससे पहले कोई भी अभिलेखीय प्रमाण नहीं मिले इतने ज्यादा स्तर पर, है ना। तो हम अशोक के जो अभिलेख है हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में तो कि शिलालेख के बारे में विस्तार से बताइए, या स्तंभ लेख के बारे में विस्तार से बताइए, या गुहा लेख के बारे में विस्तार से बताइए ना। और बृहद शिलालेख कितने होते हैं, लघु शिलालेख कितने होते हैं, बृहद स्तंभ लेख कितने होते हैं ना, बृहद लघु स्तंभ लेख कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, है ना, जिससे हमारा प्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मेंस का भी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या हम शिलालेख देखेंगे। तो शिलालेख को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक लघु शिलालेख जिसकी संख्या कितनी है? 14 है। बृहद शिलालेख उसकी संख्या कितनी है? 14 है। और लघु शिलालेख की संख्या कितनी है? 6। कितनी? 6। और स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया। एक बृहद स्तंभ लेख एक बृहद स्तंभ लेख जिसकी संख्या 7 है, और दूसरा है लघु स्तंभ लेख। कितनी है? लघु स्तंभ लेख जिसकी संख्या कितनी है? 15 है ना। इसके बाद गुहा लेख आता है, जो कि क्या धार्मिक सहिष्णुता का क्या परिचय देता है ना, कि मतलब सभी धर्म एक है और सभी धर्मों के प्रति एक ही भावना रखनी चाहिए ना। तो धार्मिक सहिष्णुता का क्या देता है? परिचय देता है ना। अब हम सबसे पहले शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो शिलालेख में सबसे पहले हम क्या बृहद शिलालेख देखेंगे, है ना। तो बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी? 14 बृहद शिलालेख है, जिसमें हम एक एक करके देखेंगे कि अशोक द्वारा 14 जो शिलालेख है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है ना।
जैसे प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है कि खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या जब से क्या कलिंग युद्ध हुआ है उसके बाद से क्या खर्चीले समारोह पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, पशु बलि का निषेध किया गया है। तो प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है, खर्चीले समारोह का प्रतिबंध और पशु बलि का निषेध, है ना। और दूसरे शिलालेख में क्या लिखा है, पड़ोसी राज्यों का क्या किया गया, उल्लेख किया, जिसमें क्या है, चेर है ना, चालुक्य है ना, ये सब जो राज्य है उनके बारे में बताया गया है। दूसरे शिलालेख में कितना क्या बताया है, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है। और तीसरे शिलालेख में क्या प्रादेशिक है, महामत्य जो नियुक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है। किसका, जो नियुक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है। और चौथा शिलालेख में क्या किया है, धम्म का उल्लेख, जो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, उसमें क्या धम्म नीति है ना, तो उसका क्या धम्म का उल्लेख किया गया। और पांचवें शिलालेख में क्या किया है, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की गई है। मतलब जैसे जो धम्म है ना, उसकी स्थापना के लिए जैसे हमें स्वास्थ्य विभाग है, रक्षा विभाग है ना, और भी अन्य विभाग है, उनके लिए जो मतलब लोगों की जरूरत रहती है जिनकी नियुक्ति करते हैं, वैसे ही धम्म के लिए क्या हमें महामंत्रों की नियुक्ति की जरूरत होती थी। तो इसका उल्लेख किसमें किया है, पांचवें शिलालेख में, है ना। और छठवें शिलालेख में क्या बोला है कि आम जनता किसी भी वक्त क्या राजा से मिल सकती है ना। मतलब आप सोच सकते हो अशोक महान क्यों हुए, है ना। अशोक महान क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने अपने शिलालेख में लिखा है कि आम जनता किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं उनको महान अशोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो क्या जनता की सेवक थे, है ना। तो किसी भी वक्त जनता किसी भी वक्त क्या राजा से मिल सकती थी और अपनी शिकायत कर सकती थी, है ना। उसके बाद सातवें शिलालेख में क्या किया गया है, सातवें शिलालेख में बोला है कि सहिष्णुता की भावना, है ना, मतलब सभी धर्मों के प्रति आप सहिष्णुता की भावना रखें, या बौद्ध धर्म हो गया, या जैन धर्म हो गया, या वैदिक धर्म हो गया, है ना। आठवें शिलालेख में क्या क्या बताया है, धम्म यात्रा के बारे में, है ना, कि मतलब धम्म यात्रा आपको वर्ष में एक बार करना चाहिए या 2 बार करना चाहिए। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, आठवें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है ना। और नवें शिलालेख में क्या किया है, धम्म समारोह, है ना, जैसे क्या बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, उससे ही रिलेटेड है कि धम्म समारोह भी कितने आपको एक वर्ष में कितने बार करना चाहिए, है ना, इसका उल्लेख किया गया है नवें शिलालेख में, है ना। और 10वें शिलालेख में क्या जो अशोक की धम्म नीति है उसका भी उल्लेख किया है। हम अशोक की जो धम्म नीति है उसका इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोक की धम्म नीति के बारे में विस्तार से बताइए, है ना, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो क्या 10वें शिलालेख में क्या बताया, धम्म नीति का उल्लेख किया, है ना। और 11वें शिलालेख में क्या बोला है कि धम्म नीति की क्या की गई है, व्याख्या, है ना, मतलब धम्म नीति क्या क्या होती है इसकी इन डिटेल अच्छे से व्याख्या की गई है ना। और उसके बाद 12वें शिलालेख में क्या धार्मिक सहिष्णुता की बात की है, क्या धार्मिक सहिष्णुता की बात की है ना। और 13वें शिलालेख जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि अशोक के समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आ सकता है या 11 मार्क्स का भी आ सकता है कलिंग युद्ध से, है ना। उसके बाद 12वें शिलालेख में क्या बोला है कि क्या बोला है कि जनता को जो धार्मिक नीति है उसके बारे में क्या प्रेरित किया, है ना। जैसे क्या कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक है उसने क्या बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था अशोक द्वारा, तो उन्होंने क्या 14वें अभिलेख में बताया कि जनता द्वारा धार्मिक उपदेश दिए गए, है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लघु शिलालेख कितने हैं, 6 हैं, तो हम लघु शिलालेख देखेंगे। अभी हमने बृहद शिलालेख देखे 14 है ना। उसके बाद लघु शिलालेख देखेंगे कितने हैं, 6 हैं। जैसे क्या है, रूपनाथ कहाँ पे, जबलपुर में है ना, ये मध्य प्रदेश में आता है। उसके बाद गुर्जरा है जो कि दतिया में, जिसमें अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शनी लिखा हुआ है ना। भाबरू है ये कहाँ पे, जयपुर है, जयपुर कहाँ पे, राजस्थान में, है ना। मस्की है ये कहाँ पे, रायचूर में, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक में, है ना। उसके बाद सहसा राम ये कहाँ पर है, शाहाबाद बिहार में है। पानगुड़ियाल ये कहाँ पर है, सीहोर मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये क्या है, हमारे लघु शिलालेख है।
उसके बाद हम स्तंभ लेख देखते हैं। स्तंभ लेख को भी दो भागों में बांटा है, एक बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, है ना। तो बृहद स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे पहला कौन सा है? दिल्ली टोपरा, है ना। दिल्ली टोपरा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आता है ना दिल्ली टोपरा। और इसको क्या फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लेके आया गया था ना। पहले क्या ये उत्तर प्रदेश में था, पर फिरोज शाह द्वारा इसको दिल्ली लेकर आया गया था ना। उसके बाद दिल्ली मेरठ है, ये भी फिरोज शाह द्वारा क्या दिल्ली लेकर आया गया था। उसके बाद लोरिया अर्राज, है ना, ये कहाँ पर है? बिहार में है, चंपारण बिहार में है। और इसके बाद लोरिया नंदगढ़, ये भी कहाँ है? चंपारण बिहार में है। और रायपुखा, ये भी कहाँ पे? बिहार में है। उसके बाद प्रयाग कौशाम्बी, जो कि अशोक द्वारा क्या किया गया था? इलाहाबाद के जो किला है उसमें रखवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा इलाहाबाद किले में किसको रखवाया गया था? प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख को, है ना। नेक्स्ट हम क्या लघु स्तंभ लेख पढ़ेंगे। उसके बाद गुहा लेख में क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का परिचय, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने अभी क्या देखा था? बृहद स्तंभ लेख देखे थे जिसकी संख्या कितनी है? 7 थी। और अभी हम क्या देखेंगे? लघु स्तंभ लेख जिसकी संख्या कितनी है? 15 है। तो हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये प्री में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये लघु स्तंभ लेख कहाँ पर है ना। तो क्या है, जो लघु स्तंभ लेख है उसमें क्या राजकीय घोषणाओं के बारे में लिखा हुआ है। क्या है? राजकीय घोषणाओं के बारे में लिखा है अशोक द्वारा। तो क्या सांची का लघु स्तंभ लेख कहाँ पर है? रायसेन में, जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद सारनाथ, जो कि कहाँ पे? वाराणसी में है, ये उत्तर प्रदेश में आता है ना। ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? रुक्मई देई, है ना, ये कहाँ पे? नेपाल में, है ना। रुक्मई देई कहाँ पर है? नेपाल में, है ना। तो ये कौन सा है? सबसे छोटा। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है? रुक्मई देई, जो कि कहाँ पे? नेपाल में सबसे छोटा, है ना। फोर्थ है कौशाम्बी, जो कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 5वां देखेंगे तो निगलालीवा, ये कहाँ पे? नेपाल में। तो हमें क्या दो लघु स्तंभ लेख कहाँ पे? नेपाल में मिलते हैं। उसके बाद छठा देखेंगे तो ब्रह्मगिरी, ये कहाँ पर? कर्नाटक में। आपको ज्यादातर जो लघु लेख है वो कहाँ पे? कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद 7वां सिद्धपुर, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद 8वां देखेंगे तो जतिंग रामेश्वर, ये भी कहाँ पे? कर्नाटक में है। उसके बाद अगर 9वां देखेंगे तो एरागुड़ी, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगर 10वां लघु स्तंभ की बात करें तो गोबी मठ, है ना, गोबी मठ है, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। अगर 11वां देखें तो पाल किंगुड़, है ना, पाल किंगुड़, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। और अगर 12वां लघु स्तंभ देखें तो राजुल है, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद 13 देखें तो एहरोरा, क्या है? एहरोरा। हाँ, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं एहरोरा अभिलेख का लघु स्तंभ लेख कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। और 14वां क्या है? सारोमारो, ये क्या? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ना। सारोमारो की गुफा मध्य प्रदेश के अंतर्गत सीहोर में आती है ना। उसके बाद 15वां कौन सा है? नेटूर कहाँ पे? कर्नाटक में। तो अभी जितने भी हमने देखे लघु स्तंभ लेख, उसमें ज्यादातर कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? जो अशोक के जो अभिलेख है उसके बारे में देखा, है ना। अशोक के अभिलेखों के बारे में देखा, जिसमें अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था हमने। एक तो शिलालेख देखा था, है ना, शिलालेख में बांटा। एक तो क्या? स्तंभ लेख, है ना। उसके बाद गुहा लेख, है ना, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख में क्या? धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया। और लघु जो शिलालेख है वो दो भागों में, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, है ना। और स्तंभ लेख को भी एक बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, है ना, दो भागों में। जिसमें बृहद शिलालेख में कितने हमने 14 बृहद शिलालेख देखे। और लघु शिलालेख में कितने देखे हमने? 6 लघु शिलालेख देखे। उसके बाद बृहद स्तंभ लेख की बात करें तो कितने बृहद स्तंभ लेख देखे? 7 देखे। और अगर लघु स्तंभ लेख की बात करें तो हमने कितने लघु स्तंभ लेख देखे? 15 लघु स्तंभ लेख देखे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे कि अशोक
का क्या प्रशासन कैसा था और धम्म नीति क्या है ना, धम्म नीति के बारे में विशेषकर हम पढ़ेंगे। और भी जो सारी चीज़ें हमारी छूट गई है अशोक से मौर्य वंश से रिलेटेड, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा क्या मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे।